हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए, ये जो वीडियो है इसमें मैं आरओ एआरओ यूपीपीसीएस 2024 आरओ एआरओ का ऑब्वियसली री एग्जाम है और यूपीपीसीएस का ये वही एग्जाम है जो कि 17 मार्च को प्रस्तावित था, लेकिन फिर हुआ नहीं। आपको पता है क्यों नहीं हुआ? तो अब ये जो बाद में होना है, तो इन दोनों एग्जाम के प्री और मेंस दोनों के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, डेली 8 घंटे कम से कम एक आपका ये एवरेज रहे कि आप कम से कम 8 घंटे पढ़ते हो। अगर डेली आप 8 घंटे ना पढ़ पाओ, कभी आप 5 घंटे पढ़ रहे हो या 6 घंटे पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको उसको जिस दिन आपको मौका मिले, छुट्टी मिले, सैटरडे संडे या किसी भी छुट्टी के दिन, सो उस दिन आपको अपनी पढ़ाई को कंपनसेट करना है। बेसिकली आपका 8 घंटे का एक एवरेज आना चाहिए। तो बाकी आप हफ्ते में किसी एक दिन ब्रेक ले सकते हो, लेकिन आपका 8 घंटे की पढ़ाई मोर और लेस आनी चाहिए। अब ये आपको अपने हिसाब से मैनेज करना है, क्योंकि मुझे तो नहीं दिख रहा है कि आप आपकी छुट्टी किस दिन है या किस दिन आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, किस दिन आप ज़्यादा बिजी हो, किस दिन आपके सामने इमरजेंसी है। सो ये लेकिन आपको मैनेज करना है, इतना मान के चलना है। क्योंकि अगर आपको आरओ एआरओ यूपीपीसीएस दोनों को करना है और प्री और मेंस दोनों को करना है, मतलब इनकी दोनों की तैयारी करनी है, तो 8 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सच्चाई है, इससे कम में नहीं बात बनेगी, क्योंकि अब कॉम्पिटिशन है, चीज़ें बहुत टफ हैं, इतना ईजी भी नहीं है। और अगर आपको प्री और मेंस दोनों करना है, देखो अगर आप सिर्फ प्री कर रहे हो तो आप 3-4 घंटे पढ़ लो, आपका हो जाएगा। सिर्फ अगर आपको मेंस तैयार करना हो तो डेली 3-4 घंटे कर लो, हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों को आपको तैयार करना है तो डेली 8 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। और आरओ यूपीपीसीएस दोनों को करना है तो जरूर करना पड़ेगा। इसमें कोई कम में, इससे कम में होएगा ही नहीं। अगर आप बहुत जीनियस हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपका दिमाग है, आपको लगता है कि आप एक बार कोई चीज़ पढ़ते हो और आपको एकदम छप जाती है, सो फिर आप 3-4 घंटे करोगे, 5 घंटे करोगे तो भी हो जाएगा। उन लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि ये वीडियो लंबा हो सकता है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इसमें मैं आरओ एआरओ यूपीपीसीएस के प्री और मेंस दोनों के बारे में बात करूंगा और एक ही वीडियो में पूरा आपको समझा दूंगा। तो अगर आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप लंबा वीडियो देख पाएं और सारी चीज़ों को एक ही वीडियो में समझ पाएं, तो ही आप ये वीडियो देखें, वरना आप यहीं से स्किप कर सकते हैं, कोई ऐसी बंदिश नहीं है। तो अब यहाँ पर एक एक चीज़ समझाता हूँ। अब यहाँ पर मैं प्री और मेंस दोनों के बारे में जो भी मेन चीज़ें होंगी सब बता दूंगा। तो आपने सिर्फ और सिर्फ अगर ये एक वीडियो देख लिया ना, तो दोनों ही एग्जाम के प्री और मेंस को लेकर के आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं रहेगा। मोटा मोटा जो भी एक चीज़ें होती है सब आप समझ जाओगे। बाकी कोई अगर डाउट्स हो तो आप ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं हर किसी के कमेंट को रिप्लाई करने देने वाला हूँ। अब देखो, सबसे पहले ध्यान रखना, चाहे आप आरओ की तैयारी कर रहे हो, यूपीपीसीएस की, या दोनों की तैयारी कर रहे हो, जो डूज हैं, यानी कि जो चीज़ें आपको करनी ही करनी है, उनको आपको ध्यान रखना है। तो उनको मैं 1 बाय 1 बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जो सिलेबस है उसको बाय हार्ट याद कर लेना है। ये आपके लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिलेबस किसका याद करना है? देखो, जो प्री का सिलेबस है वो तो बहुत डिफाइंड नहीं होता है, मतलब उसमें तो आपको पॉइंटर्स दिए रहते हैं कि हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, तो बेसिक होता है, तो प्री का इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। लेकिन जो आरओ एआरओ का मेंस का सिलेबस है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। मुहावरे लोकोक्ति कितने नंबर का आता है, कंप्यूटर कितने नंबर का आता है, एस्से कितने नंबर के आते हैं। काफ़ी लोग पूछते हैं कि एस्से आरओ में क्या इंग्लिश में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको हिंदी में ही एस्से लिखने हैं और 3 एस्से लिखने होते हैं। 9 एस्से आते हैं, 3 एस्से लिखने होते हैं। हर एक सेक्शन में से एक एक एस्से आपको लिखना होता है। या इसके अलावा जो भी गद्यांश आता है, संक्षेपण आता है, जो पत्र लिखन आता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी पत्र लिखन वाली चीज़ें आती हैं। जो लेटर ड्राफ्टिंग है उसमें क्या क्या आता है। शासकीय, अर्धशासकीय पत्र होते हैं, विज्ञप्ति होती है, टिप्पणी होती है, अनुस्मारक क्या होता है, प्रतिवेदन क्या होता है। तो ये सब आपको बेसिक पता होना चाहिए कि अच्छा ठीक है, ये पूछा जाता है। मुहावरे लोकोक्ति पूछे जाते हैं, आपसे वोकैबुलरी पूछी जाती है, जो प्रशासनिक शब्दावली होती है। तो ये सब आपको बेसिक चीज़ तो पता होना कि ओके ठीक है, ये पूछा जाता है। इसी तरीके से आप यूपीपीसीएस मेंस की बात करते हो, वहाँ पर जो सिलेबस है ना, तो उसमें मेन आपको जो पॉइंटर्स दिए रहते हैं वो काफ़ी क्रूशियल होते हैं। जैसे GS1 में क्या आता है, GS2 में क्या आता है, कम से कम आपको मोटा मोटा तो पता ही होगी। ओके ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, वुमेन के बारे में, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, ये सब किस में आता है? पेपर 1 में आता है। आर्ट एंड कल्चर किस में आता है? पेपर 1 में आता है। एंशिएंट मेडिवल नहीं आती है, लेकिन जो आर्ट एंड कल्चर होता है ना, वही आपका एंशिएंट मेडिवल के सेक्शन को कंप्लीट करता है। और बाकी मॉडर्न हिस्ट्री तो होती है, जो भी पूरा आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट वगैरह था। इसके अलावा ज्योग्राफी आपकी आती है पहले पेपर में, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें, सोसाइटी वगैरह पहले पेपर में आती है। दूसरे पेपर में आप पॉलिटी देखते हो, गवर्नेंस देखते हो, IR यानी कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं आपके, कि इंडिया का चाइना के साथ क्या लफड़ा चल रहा है, इंडिया का बांग्लादेश के साथ क्या इशू चल रहा है, इंडिया का भूटान के साथ कोई अच्छे संबंध है तो क्या है, अगर इंडिया के USA के साथ चल रहा है तो क्या चल रहा है, इंडिया का रशिया के साथ क्या है। तो ये सारी जो डिफरेंट चीज़ें हैं, ये आप इंटरनेशनल रिलेशंस में, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में देखते हैं। इसी तरीके से जो फॉरेन पॉलिसी वगैरह है वो सब आपकी IR में ही आ जाती है। फिर जो सोशल जस्टिस है आपका, वो आ जाता है पेपर 2 में। तो इस तरह से आप फिर आओगे तो पेपर 3 में आपको GS में देखने को मिल जाएगा कि आपका इकोनॉमी का सेक्शन होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन होता है, उसमें आपको इन्वायरमेंट भी देखना होता है। तो ये बेसिक चीज़ें आपने पेपर 3 में देखी। इस तरीके से पेपर 4 की आप बात करोगे तो वहाँ पर आपको एथिक्स का पेपर है, उसमें एथिक्स आता है, इंटीग्रिटी आता है, एप्टीट्यूड आता है, केस स्टडीज आती हैं, जो सेक्शन B होता है उसमें, यानी कि जो पार्ट 2 होता है GS पेपर 4 का। इसके अलावा 2 पेपर
यूपी स्पेशल के ऐड हो गए हैं, आपको मालूम है, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा हाई तौबा मची रहती है। सो उसमें आपको मालूम है पेपर 5 पेपर 6 यूपी स्पेशल के ऐड हुए हैं। तो उसमें जो पॉइंटर्स हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें यूपी की पेपर 5 में आ रही हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पेपर 6 में आ रही हैं, ये सारी चीज़ें आपको यूपी पीसीएस मेंस के सिलेबस में देखने को मिल जाती हैं। तो 6 पेपर तो आपके जीएस के हो गए, देन इसके बाद में आपका एसए का होता है और एक हिंदी का पेपर होता है। ध्यान रखिएगा, मैं यही बता दे रहा हूँ, सामान्य हिंदी के नंबर यूपी पीसीएस में जुड़ते हैं, यूपीएससी में नहीं जुड़ते हैं, लेकिन यूपी पीसीएस में जुड़ते हैं। और अगर आपके हिंदी में 80 नंबर आ रहे हैं तो हो सकता है आपकी रैंक भी ना है, हो सकता है अगर आपके 100-105 नंबर आ रहे हैं तो आप अपना नाम बना ले जाओ। सो इसलिए हिंदी को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है। इसी तरीके से जो एसए है वो भी 150 नंबर का आता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के आपके 8 पेपर होते हैं, जीएस के हो गए 6 पेपर, 2 पेपर आपके एसए और हिंदी के। तो ये मैंने आपको एक मोटा मोटा बता दिया। तो यूपी पीसीएस मेंस का सिलेबस पहले तो रट लो। अगर मेंस की तैयारी कर रहे हो, सिलेबस आपको नहीं पता है, तो कहीं ना कहीं आप अंधेरे में तीर चला रहे हो। इट इज एज सिंपल एज दैट। आरओ मेंस का भी सिलेबस आपको पता होगा तो आपके लिए चीजें इजी होंगी, आप बेटर वे में चीजों को कॉम्प्रीहेंड कर पाओगे। देन बात आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। देखो, मैं एक जो होता है ना क्रोनोलॉजी कि किस तरह से आप शुरू कर सकते हो, बहुत से लोगों के साथ ये दिक्कत आती है कि शुरू नहीं कर पाते हैं। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, 20 अप्रैल से चीजें शुरू हो रही हैं। तो अभी तक आपने अगर कुछ पहले से चीजें स्टार्ट कर दी थी, शुरू कर दिया था, कहीं आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, दैट इज फाइन, ठीक है, चलो जो कर लिया, जो पढ़ लिया। जिसने नहीं शुरू किया है वो 20 अप्रैल से कर सकता है, नए एक टाइम टेबल के हिसाब से कि अगर मान लीजिए आपका एग्जाम 5 महीने बाद है तो उसके हिसाब से आप प्रीमियम्स को कैसे टारगेट करें, तो उस हिसाब से आप शुरू कर सकते हो। तो उसके हिसाब से मैं क्रोनोलॉजी आपको बता दे रहा हूं कि पहले सिलेबस किया, सिलेबस के बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको देखने होते हैं। अब ये प्री के भी देखने होते हैं, मेंस के भी देखने होते हैं। जब आप प्री की बात करोगे तो जैसे आप आरओआर का पेपर दे रहे हो तो यूपी पीसीएस या बाकी जितने भी एग्जाम है उनके सबके प्री के पेपर आपको देखने हैं, जिसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। चाहे स्टाफ नर्स का एग्जाम है या एपीएस का एग्जाम जैसे हुआ था 7 जनवरी को, तो उसमें भी जीएस के क्वेश्चन थे। इसी तरीके से आपको सारे पेपर देखने हैं। सिर्फ आरओ का पेपर दे रहे हो तो सिर्फ आरओ के नहीं देखोगे आप, यूपी पीसीएस के भी देखने चाहिए, एपीएस के भी देखने चाहिए, स्टाफ नर्स का भी देखने चाहिए। इसी तरीके से जब आप यूपी पीसीएस की बात कर रहे हो तो यूपी पीसीएस के लिए आपको आरओ के पेपर देखने चाहिए, और जो बाकी के एग्जाम है जैसे यूपी पीसीएस जे का हो गया, एपीओ का अगर एग्जाम हुआ है तो वो देख लिया। मतलब आपको यूपी पीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं ना, उनके पेपर देखने हैं। तो ये बहुत मेजर डाउट आता है, बहुत ज्यादा मेरे पास ये सवाल आता है, तो इसलिए मैंने आपको इसका भी बता दिया है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सिर्फ प्री के ही नहीं देखने होते हैं, मेंस के भी देखने होते हैं। और सिर्फ क्वेश्चन नहीं देखने होते हैं, उनको सॉल्व करना होता है, यानी कि जो उनका एक्सप्लेनेशन होता है ना, वो आपको आना चाहिए। जो क्वेश्चन आपसे पिछले 6 सालों में पूछे गए हैं, 6 सालों में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 2018 से सब्जेक्टिव होना शुरू हो गया था जीएस का पेपर यूपी पीसीएस में। तो 2018, 19, 20, 21, 22, 23 6 साल हो चुके हैं। तो 6 सालों के पीवाईक्यू जो है ना, जो मेंस है, उनके एक्सप्लेनेशन आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, उनके आंसर्स आपको आने चाहिए। आधी तैयारी तो आपकी यहीं से हो जाएगी। अब आपने जब ये काम किया, जब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाला काम करोगे, देखो एक बात जान लो, मेंस में अगर ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाला काम आपका तैयार है ना, और प्री में भी होता है, लेकिन मेंस में अगर आपका ये तैयार है, आप आधी जंग पहले ही जीत चुके हो। मतलब आप बाली पहले ही बन चुके हो, जो सामने वाला आपका जो दुश्मन है ना, उसकी आधी पावर आपके हाथ में आ चुकी है। इट इज एज सिंपल एज दैट। लेकिन अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, पीवाईक्यू को तैयार नहीं किया, इसको अगर आप नहीं समझ पाए, इसमें अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं आई, तो चाहे आप कितना हाथ पैर मार लो, इधर उधर 10 तरीके की कोचिंग ज्वाइन कर लो, 10 लोगों से पूछ लो, 10 लोगों के वीडियो देख लो, कुछ समझ में नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को रटते रहोगे। एग्जाम में जाके बैठोगे, प्री निकाल भी लिया अगर, वहां जाकर के बैठोगे और वहां पर आप चीज़ें जो आपने रटी हुई हैं वो 1-2 घंटे में लिख पाओगे। 3 घंटे में ना तो 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर पाओगे, ना ही आंसर की क्वालिटी वैसी होगी कि आपको वहां 8 नंबर में से 4 नंबर में मिले या 12 नंबर में से 6 नंबर में मिले। ये रियलिटी है, सच्चाई यही है। जिन लोगों ने 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 बार मेंस लिख रखे हैं, उनसे बात करोगे और वो ऑनेस्टली अगर आपको बात बताएंगे तो आपको यही बात बताएंगे। तो ये रियलिटी है। जब तक अपना दिमाग नहीं चलाओगे, जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ढंग से तैयार नहीं करोगे, चीज़ों को रटने पर जोर दोगे ना कि समझने पे, तब तक कहीं ना कहीं आपके लिए चीज़ें टफ रहेंगी। तो इसको आप पहले ही अगर समझ लेंगे और पीवाईक्यू पर अपना दिमाग ज़्यादा लगाएंगे तो आप उतना ही शार्प हो जाएंगे। आप खुद पर भरोसा रखिए। आप इतना मेंस को लेकर के इतना डर रहे हैं, जो आपके अंदर एक ये चीज़ है कि कैसे होगा, आंसर राइटिंग कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपके अंदर वो कैपेसिटी है। और अगर आप प्री का थोड़ा पढ़ चुके हो या प्री अगर आपने निकाल रखा है 1-2 बार 3 बार, तो आप खुद पर भरोसा रखो कि आपके पास इतनी नॉलेज है कि आप मेंस में आंसर लिख सकते हो। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अभ्यास करना होता है, कुछ चीज़ों को बैठ करके कॉपी पेन लेकर के ट्राई करना होता है। ट्राई नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले भरोसा रखो और पीवाईक्यू को तैयार करने की तरफ जोर रखना। अब इससे क्या होगा ना कि आपको जो कोर एरियाज हैं, जहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मेंस में, चाहे वो GS 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो या फिर पेपर 5, पेपर 6 हो, वो कोर एरियाज आपको पता चलेंगे कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। टॉपिक्स आपको मिल जाते हैं। थीम तो बहुत ज़्यादा रिपीट होती है। जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट है, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में मान लीजिए कि 1857 के रिवोल्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कभी उसके जो कारण है वो पूछ लेगा, कभी आपसे उसके कॉन्सिक्वेंसेज पूछ लेगा, कभी उसमें
इसमें जो नोटेबल पर्सनैलिटीज़ हैं जिनका इंपॉर्टेंट रोल था डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में या स्टेट में, वो पूछ लेगा आपसे बिहार का पूछ लेगा, या आपसे जो ईस्टर्न यूपी है वहाँ का पूछ लेगा कि ओके ठीक है वहाँ पर किसने लीड किया था, वहाँ पर किसने रिवोल्ट को लीड किया था, मेरठ में कौन था, इस तरह से। तो 1857 अगर एक रिवोल्ट की अगर एक थीम हो गई तो उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते होंगे वो आपसे पूछे जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि गवर्नर जनरल या वाइसरॉय के ऊपर एक थीम है मान लीजिए, तो अब वो कभी आपसे डलहौजी के बारे में पूछ सकता है कि उसने क्या क्या काम किए, कभी आपसे वेलेस्ली के बारे में पूछ सकता है, कभी आपसे कॉर्नवालिस के बारे में पूछ सकता है, कभी आपसे हार्डिंग के बारे में पूछ सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये चीज़ आपने देख ली, आपने थीम, टॉपिक, जो कोर एरियाज हैं उनको समझ लिया। अब आपको इनको हॉलिस्टिकली तैयार करना है, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिवली, यानी कि इन्स एंड आउट्स, यानी कि ये नहीं कि आपने सिर्फ ऊपर से पढ़ लिया, नहीं। अब वो जो टॉपिक है, जैसे मान लीजिए कि 1857 का टॉपिक है, या गवर्नर जनरल का टॉपिक है, या मान लीजिए वोल्केनो का टॉपिक है अगर ज्योग्राफी की बात करें, या अगर सोसाइटी की बात करें तो जो वुमेन है उनके ऊपर अगर टॉपिक है, तो उसको फिर आपको पूरा ढंग से तैयार करना है। उसके आगे पीछे की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे उसकी हिस्ट्री की चीज़ें हों, चाहे उसमें फैक्चुअल चीज़ें हों, चाहे उसमें वे फॉरवर्ड हो कि इसमें आगे क्या की चीज़ें हो सकती हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है तो उसके क्या कारण हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और उसको कैसे बेटर किया जा सकता है, क्या उसमें सुधार हो सकते हैं, इंप्रूवमेंट क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें फिर आपको उसमें देखनी होती हैं। वो टॉपिक तैयार करना होता है। तो आप एक जगह पर आपको वो टॉपिक मिलेगा नहीं, तो फिर ऑब्वियसली उसके लिए आपको हाथ पैर मारने पड़ते हैं। आपने गूगल सर्च थोड़ा बहुत किया, या किसी अच्छी किताब में देखा, कहीं पर अगर और कोई करंट अफेयर्स में, न्यूज़ में आपको अखबार में कोई चीज़ मिल गई तो आपने उसको पढ़ा, तो वो मतलब फिर आप समझ रहे हो, वो वैल्यू एडिशन वाला काम हो जाता है। लेकिन एक बेसिक नॉलेज के लिए कोई भी एक सोर्स आप पकड़ लोगे तो वहाँ पर आपको बेसिक चीज़ें जो फॉर्डर मटेरियल है ना, जैसे मान लो कि किसी क्वेश्चन में 10 लाइन लिखनी है, तो 10 में से 4-5 लाइन जो होती है ना वो सेम होती है, वो आपको नॉर्मल किताब में, नॉर्मल सोर्स में मिल जाएंगी। लेकिन जो बाकी की चीज़ें हैं वो वैल्यू एडिशन होता है, और उसी के नंबर होते हैं, सारा पैसा उसी का है, सारा खेल उसी का है। तो जितना अच्छा आपका वैल्यू एडिशन होगा, अगर आपने ढंग से फैक्ट दिया गया है, पेपर के हिसाब से जो कीवर्ड्स हैं वो अगर आपने दिए हुए हैं, जैसे अगर जीएस का पहला पेपर है तो उसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी और सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से आपने कीवर्ड्स वगैरह पुट किए हुए हैं। पेपर 2 अगर है पॉलिटी वगैरह का, गवर्नेंस वगैरह का, तो उसमें जो पेपर स्पेसिफिक पॉलिटी के, सुप्रीम कोर्ट के कोई जैसे वर्डिक्ट है, पॉलिटी के आर्टिकल्स वगैरह हैं, तो ये सारी चीज़ें उसमें पुट करनी होती हैं। गवर्नेंस की बात है तो आपने उसमें जो एआरसी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, उनकी जो रिपोर्ट होती है सेकंड एआरसी की, उसकी आपने कुछ चीज़ें डाल दी। तो उससे क्या होता है ना कि पेपर स्पेसिफिक चीज़ें डालने से जो आपकी बात है ना वो वजनदार लगती है। ये लगता है कि आप हवाबाजी नहीं कर रहे हो, आप अपनी चीज़ को सब्सटेंशिएट कर रहे हो विथ फैक्ट्स, विथ प्रूफ, यानी कि होता नहीं प्रमाण के साथ बात करना, तो वो चीज़ हो जाती है। इसी तरीके से पेपर 3 की बात करोगे तो उसमें इकोनॉमिक सर्वे वगैरह को आप कोट कर सकते हो कि ओके ठीक है, बजट में इस तरीके से बातें बताई गई हैं, आर्थिक सर्वे में इस तरीके से बात बताई गई है, ये रियल डेटा है। अगर मान लीजिए आईएमएफ की कोई रिपोर्ट है तो वहां पर आपने दे दिया कि ओके ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, यहाँ पर आईएमएफ की रिपोर्ट है, उसमें ये बात की गई है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, या बस मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ? अगर समझ में आ रही हो चीज़ें तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा जरूर, क्योंकि देखो मेंस में यार एफर्ट बहुत लगता है। मेंस में अगर आप साथ निभाओगे तभी मैं चीज़ें बता पाऊंगा, शेयर कर पाऊंगा, बिकॉज सिर्फ मेरे सीखने से नहीं होगा। जब तक आप सीखोगे नहीं या आप बताओगे कि नहीं ओके ठीक है ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, हम थोड़ा थोड़ा बेटर वे में समझ पा रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी मज़ा आएगा कि यार ठीक है सामने वाले को समझ में आ रहा है तो और बताओ, है ना। तो जब तक आप जिसको ट्रेन करा रहे हो, जब तक उसको मज़ा नहीं आता है ना एक्सरसाइज करने में, तब तक फिर ट्रेनर का मन नहीं लगता। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो ये चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से आपने जो पेपर स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं उनको आपने उसमें कीवर्ड्स को पुट करना होता है। तो यही आपका वैल्यू एडिशन होता है। कोई अच्छा एग्जाम्पल है, कोई अच्छा रियल लाइफ एग्जाम्पल, कोई चीज़ है, कहीं पर किसी ने बहुत बढ़िया चीज़ की है तो वो आपने एग्जाम्पल दे दिया कि ओके ठीक है फलाना फलाना इंसान ने उस पर्टिकुलर स्टेट में, अपने डिस्ट्रिक्ट में इस तरीके से ये चीज़ की, तो इट इज़ ए बेटर एग्जाम्पल। तो इस तरह से आपको चीज़ों को मेंशन करना होता है। अब इसमें ध्यान रखिएगा, डेली 2 से 3 घंटे आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। ये दिन में 2-3 घंटे रिवीजन का टाइम मैंने क्यों रखा है, समझो इस बात को। आपको प्रीलिम्स में भी फैक्ट्स तो आते ही हमेशा आएंगे, यूपीपीसीएस में कभी ऐसा नहीं होगा कि फैक्ट्स आना बंद हो जाएं, पूरा का पूरा ये यूपीएससी कभी नहीं बन सकते। सो 2-3 घंटे आप रिवीजन करोगे तो उसमें आप प्रीलिम्स की चीज़ें भी रिवाइज करोगे, और जो मेंस में आप चीज़ें तैयार करते जा रहे हो उनको भी रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे ना तभी आप 3 घंटे में 20 क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाओगे, या ढंग से 19 आंसर 18 आंसर को लिख पाओगे। ये बात को समझो, थोड़ा सा बैठ करके जब सोचोगे ना, या कभी ले करके एक पेपर अटेम्प्ट करके देख लेना कि आप 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिख पा रहे हो या नहीं। तो 3 घंटे में 20 क्वेश्चन को लिखना एक स्किल है, एक हार्ड वर्क है, और वो हार्ड वर्क जब तक आपने पहले से प्रैक्टिस नहीं कर रखी है वो आप नहीं कर पाओगे। उसके लिए यू नीड अ लॉट ऑफ रिवीजन। जब आप बार बार जब तक चीज़ों को रिवाइज नहीं करोगे, आपके दिमाग से खट चीज़ें नहीं निकलेंगी। इस चीज़ को आप समझो, और जिस दिन आप इस चीज़ को समझ जाओगे तो आप 2-3 घंटे रिवाइज करना खुद शुरू कर दोगे। ये तो बहुत कम मैंने दिया, ये तो बेयर मिनिमम वाली चीज़ है कि कम से कम भाई इतना तो कर ही लो, ये तो बहन कम से कम करके ही चलो इतना तो इसलिए प्री और मेंस का इतना मैनेज करके चलो कि 2-3 घंटे रिवाइज करो। 1 घंटे प्री का कर लिया, 2 घंटे मेंस का कर लिया, कभी 2 घंटे मेंस प्री का कर लिया, कभी 1 घंटे मेंस का किया। इस तरह से अपने हिसाब से 2-3 घंटे रिवीजन का स्लॉट रखो ही रखो। इसके बाद में ध्यान रखना है कि अपने नोट्स जो है ना उनको खुद प्रिपेयर करो, प्रिपेयर योर ओन नोट्स। अब नोट्स का मतलब मैंने साफ देखो यहाँ पर लिख रखा है, शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। 10% का रूल लगा
लगा लेना, बहुत बार बता चुका हूँ। जो किताब में या जो नोट जहाँ से आप पढ़ रहे हो, अगर आपने पूरा का पूरा उसको रेप्लिकेट कर दिया, इसका मतलब कि आप पब्लिकेशन हाउस बन गए हो, आप पब्लिकेशन वाले बन रहे हो, आप प्रिंट मशीन वाले बन रहे हो, आप एक्चुअल में तैयारी नहीं कर रहे सिविल सर्विसेज की। ये बात को ध्यान रखना। अगर 10 पन्ने पढ़े आपने, नोट्स 1 पेज का होना चाहिए। 1 पन्ना पढ़ा तो 1 लाइन का नोट्स होना चाहिए। 1 लाइन पढ़ी तो उसका 1 शब्द का नोट्स होना चाहिए। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। ये आपके परफेक्ट नोट्स हैं। और नोट्स अपने सबके पर्सनल होते हैं। नोट्स वो चीज़ नोट्स में लिखी जाती है जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उसमें कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप गलती कर दोगे और वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है, तो आपने उसको नोट डाउन कर लिया। जो आपको लगता है कि आप भूल सकते हो या आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट है, उसको आपने अपने नोट्स में मेंशन करना होता है। तो हर किसी के नोट्स थोड़ा डिफरेंट हो सकते हैं एंड दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। तो इसलिए नोट्स को बहुत ज़्यादा कॉपी करने की तरफ ना जाए। मैंने देखा है नोट्स एक दूसरे के कॉपी करने की तरफ लोग जाते हैं। भाई वो उसके लिए इंपॉर्टेंट था तो उसने उसमें वो चीज़ डाली हुई है। हो सकता है कि आपके लिए कोई और चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जो आपको ना याद हो रही हो, जो उसे याद है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो नोट्स अपने जितना ज़्यादा आपके पर्सनलाइज्ड होंगे उतना इट विल हेल्प यू। लेकिन ये अगर होते हैं तो ये प्री में भी हेल्प करता है और मेंस में तो भाई पूरा पूरा खेल ही इसी चीज़ का है। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे ना, तो जब 3-3 घंटे के 2 पेपर एक दिन में लिखने होंगे तो जो गैप होगा, अगर जितने बढ़िया नोट्स आपने बना रखे होंगे ना माइक्रो नोट्स, तो जब बीच में जब गैप होगा ना, तो उसमें 1 घंटे भी अगर अपने नोट्स को देख लोगे ना, जूस पीते हुए मौसमी का, वहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी। वहाँ पर इधर उधर लोगों से बात करने से आपको स्ट्रेस होगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसे नोट्स हैं, माइक्रो नोट्स 8-10 पन्ने के, 15 पन्ने के, 20 पन्ने के, जो आप 1 घंटे में देख सकते हो, 1.5 घंटे में देख सकते हो, तो उससे आपको जो एक कॉन्फिडेंस होगा ना, जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, उसका कोई मैच नहीं कर सकता। और वो कहीं ना कहीं आपके 10-15 नंबर, 20 नंबर एक्स्ट्रा आपको दे करके जाएगा। हो सकता है कि आपको नायब तहसीलदार मिलने वाला था तो आपको फाइनली SDM या DYSP मिल जाए। तो इन सब चीज़ों की वैल्यू पहले दिन से समझ लोगे, उतना ही आपको हेल्प मिलेगी। बाद में समझोगे, 1-2 बार फेल हो जाओगे, 2-3 साल बर्बाद हो जाएंगे, 4-5 साल घिस लोगे, उसके बाद में रियलाइज होगा, तब यार पता चलेगा कि भाई किसी ने ये चीज़ पहले बता दी होती। तो इसलिए नोट्स जितना जल्दी बना लोगे और ढंग के नोट्स, शॉर्ट नोट्स, प्री के लिए भी मेंस के लिए भी, उतना आपको हेल्प मिलेगी तैयारी में। इसके बाद में लेस सोर्सेज रखने हैं, मल्टीपल रिवीजन करने हैं। चाहे प्री की बात हो चाहे मेंस की बात हो, एक चीज़ पकड़ो लेकिन उसमें चीते बन जाओ। एक चीज़ पकड़ो लेकिन उसमें इतने मास्टर हो जाओ कि वो तुमको पूरा आता हो। उतना तुमने कर लिया, उसके बाद में तुम चाहे 4 सोर्सेज लो, मुझे दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आपका काम है, आपका एग्जाम है, आपका करियर है, आप बनाइए चाहे बिगाड़िए। लेकिन पहले आपने 4 किताबें ला करके रख ली, आप 4 किताबों को पढ़ रहे हैं और रिवाइज आप एक को भी नहीं कर रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन क्रिएट होगा एंड आप वो चीज़ नहीं कर पाएंगे जो एक्चुअल में आपने अपने लिए सोचा हुआ है कि आपके लिए काम करती है। इसलिए पहले जो चीज़ आपके पास है, जो सोर्स आपके पास है, पहले उसको अच्छे से पढ़िए, या जो मार्केट से या सोर्स या जो भी आपके पास है, चाहे वो कोचिंग का मटेरियल आप ले आए हों, चाहे आपके पास कोई किताब हो, कुछ भी हो, एनीथिंग जो आपके पास है, आपको पहले उसको रिवाइज करना है, उससे मैक्सिमाइज करना है अपने एफर्ट्स को। जब उतना आप कर लें तो उसके बाद में फिर आप बाकी दूसरी चीज़ों की तरफ जाइए। ठीक है, तो ये आपको प्री और मेंस दोनों में ध्यान रखना है। ऐसा नहीं करना है कि एक ही सब्जेक्ट की आपने 4 किताबें 3 सोर्सेज ले रखे हैं, आपके पास स्टैंडर्ड सोर्स भी है, आपके पास कोचिंग का मटेरियल भी है, फिर आपने कहीं से PDF आपको मिल गई इधर उधर से किसी टेलीग्राम ग्रुप से, उसको भी आपने इकट्ठा कर लिया। आप इकट्ठा करते रह जाएंगे और आपकी तैयारी नहीं होगी और फिर आपको ये लगेगा ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। सोर्सेज को चेज मत करिए, जो कंटेंट है उसको चेस करिए, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट UPPSC पूछता है उसको चेस करिए। आपका काम आप खुद देखेंगे कि बहुत आसान हो गया। इसके बाद में अगर बात की जाए तो जो भी आपके मैक्रो टारगेट्स हैं उनको आपको माइक्रो टारगेट्स में तोड़ना होता है, ब्रेक डाउन करना होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्री में बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको 8-9 मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। प्री की अगर आप बात मेंस की बात करोगे तो मेंस में तो देख ही रहे हो, 6 पेपर मैंने आपको सामने बता दिए GS के हैं और 2 पेपर आपके हिंदी और essay के हैं। तो इतनी सारी चीज़ें अगर आपको पढ़नी है तो उसमें जब तक आप एक अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट नहीं हो, अगर आपकी प्लानिंग तगड़ी नहीं है तो आप एग्जीक्यूट घंटा नहीं कर पाओगे। भाई ये रियलिटी है, इसको मतलब प्रैक्टिकल बातें करो। मैं वो बातें आपको नहीं बता रहा यहाँ पे कि कहानी में सुनने में मैंने आपको बता दिया, आप उसको जब करने बैठते हो तो आप कर नहीं पा रहे हो। तो वो चीज़ें मेरा काम नहीं है। आप खुद सोच के देखो, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, जब तक आप चीज़ों को प्लान नहीं करोगे इन अ माइन्यूट वे कि ओके ठीक है मुझे हिस्ट्री भी पढ़नी है, मुझे ज्योग्राफी भी पढ़नी है, मुझे पॉलिटी भी देखनी है, मुझे एनवायरनमेंट में भी चीज़ें देखनी है, देन फिर UP स्पेशल भी देखना है। इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनको जब तक ब्रेक डाउन नहीं करोगे छोटे छोटे टॉपिक्स में, माइक्रो टॉपिक्स में, एंड खुद के लिए ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ वीकली बेसिस, ऑन अ मंथली बेसिस टारगेट्स नहीं बनाओगे एंड खुद को पुश नहीं करोगे, तब तक वो टारगेट्स आपके कभी पूरे नहीं होंगे, कभी सिलेबस कंप्लीट ही नहीं होगा। जिन लोगों का 2-2, 3-3 साल सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है ना, वो क्यों नहीं होता है? इसीलिए नहीं होता क्योंकि उनको माउंट एवरेस्ट जैसा सिलेबस दिखता है और वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि पहले 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चलें, उसके बाद देखेंगे कि क्या कितना हो पा रहा है। तो वो उस बड़ी चीज़ को देख करके कभी शुरू ही नहीं कर पाते हैं। आपने भी देखा होगा कि आप लॉइटर करते रहते हो, आप टाला मटोली करते रहते हो कि यार कल करेंगे, परसों से करेंगे, मेंस 25 से करेंगे, 30 से करेंगे, चलो 15 दिन बाद करेंगे। उस चक्कर में वो कभी चीज़ नहीं हो पाती है। जो आप
आपके पास मसाले हैं, जो आपके पास इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको लेकर के जैसी सब्जी बन सकती है वैसा बनाइए। आलू प्याज है, नॉर्मल मसाले हैं, हरी धनिया, काली मिर्च, जो भी आपके पास है, दालचीनी वगैरह, जो जैसा नॉर्मल तड़के वाली चीज़ें हैं उसको लगा करके सब्जी बना लो, अच्छी बन जाएगी। अगर इस चक्कर में रहोगे कि नहीं मुझे सुहाना मिलेगा तभी मैं पनीर बटर मसाला बनाऊंगी, या मैं तभी उसमें एक जब तक मुझे चिकन मसाला नहीं मिलेगा तब तक चिकन बनेगा ही नहीं, अगर आपकी ये मेंटेलिटी रहेगी तो कहीं ना कहीं ना चिकन मसाला आएगा, ना कभी आप बेटर चिकन बना पाओगे, या जो भी आपको बनाने का आपने सोचा है, जो भी आपने कड़ी या राजमा बनाने का सोचा है, कि छोला मसाला बनाने का सोचा है, छोला, तो जब तक छोला मसाला नहीं होगा हम छोला नहीं बनाएंगे, तो वो कभी नहीं बनेगा आपका। तो जो आपके पास इंग्रेडिएंट्स हैं, जो चीज़ें हैं, उनसे अपने एफर्ट्स को मैक्सिमाइज करिए। आपके अंदर बहुत ताकत है, आप अपनी बुद्धि को जितना ज़्यादा पुश करेंगे, जितना ज़्यादा उसको रगड़ेंगे, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, उतना ज़्यादा आप शार्प होते जाएंगे। तो अपने टारगेट्स को माइक्रो टारगेट्स में तोड़ लेना है, धीरे धीरे चीज़ों को करते जाना है। इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस, और यही आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाने में मदद करेगा। डेली 3 घंटे प्रीलिम्स के लिए आपको करना ही करना है, नहीं करेंगे तो प्रीलिम्स आपका कहीं ना कहीं लैक होता जाएगा। फिर आपको प्रीलिम्स एग्जाम के पहले टेंशन होगी कि आपने मेंस तो पढ़ लिया लेकिन आपकी प्री की तैयारी नहीं है। अब ये बात सही है कि इंटीग्रेटेड तैयारी होती है, कोई अलग से प्री की तैयारी नहीं होती है। अगर आपने मेंस की तैयारी की है तो आपका कहीं ना कहीं प्री तैयार हो रहा है। लेकिन एक बात भाई समझ लो, आरओ एआरओ यूपीपीसी ऐसा एग्जाम है कि जहाँ पर फैक्चुअल नॉलेज एकदम से पूछ लेता है, तुम्हें आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। उसके लिए जब तक तुम अलग से थोड़ा सा चीज़ों को फैक्चुअल वे में रटोगे नहीं, तैयार नहीं करोगे, तब तक कितना भी तुम मेंस का पढ़ते रहो, 1-2 नंबर से, 4 नंबर से, 5 नंबर से प्री में लैग कर जाओगे। इसलिए इंटीग्रेटेड पढ़ो, कोई मना नहीं कर रहा, मैं खुद तुम्हें समझा रहा हूँ कि ओके ठीक है ऐसे पढ़ो ब्रो, मेंस में इस तरह से करो, बहन इस तरह से कर लो, लेकिन प्री को थोड़ा अलग अलग से आप देखते रहना। जो लिस्टिंग वाली चीज़ें हैं, जो रटने वाली चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं हिस्ट्री के, ज्योग्राफी में जो इंपॉर्टेंट नहरें हैं, नदियाँ हैं, कौन किसके किनारे है, कहाँ पर कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें जो मेजर पोर्ट्स हैं वो किस चीज़ के लिए पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर ऑटोमोबाइल का सीन है, कहाँ पर कपड़ों का सीन है, कहाँ पर ग्लास वर्क ज़्यादा होता है, कहाँ पर कटलरी का काम ज़्यादा होता है, ये सब जो बेसिक रटने वाली चीज़ें हैं ना, ये अलग से थोड़ा थोड़ा देखते रहना है। उसी के लिए आपके अर्जुन बैच के फ्री टारगेट्स भी चल रहे हैं टेलीग्राम पर, अनुज चतुर्वेदी यूपीपीएससी टेलीग्राम चैनल है। इसके अलावा डेली 3 घंटे आपको मेंस को देने हैं। अगर डेली के 3 घंटे कम से कम मेंस को नहीं दोगे तो मेंस तैयार नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेंस में भाई समय लगता है, उसमें आपको ब्रेनस्टॉर्म करना होता है, माइंड मैपिंग करनी होती है, दिमाग चलाना होता है बेसिकली। और दिमाग चलाना इतना आसान काम नहीं है, ये बात आप भी समझते हो। जिस दिन कभी भी 4 घंटे 5 घंटे बैठ करके प्रॉपर दिमाग लगा करके पढ़ाई करोगे ना, उस दिन आप देखना आपको भूख भी ज़्यादा लगेगी, नींद भी अच्छी आएगी, और थका थका फील होगा, भले ही आप अपने सोफे पर, अपने काउच पर बैठे बैठे सिर्फ आपने पढ़ाई की हो। तो इसलिए 3 घंटे मेंस को देने ही पड़ेंगे, 3 घंटे आपको प्रीलिम्स को देने ही पड़ेंगे, ये बेयर मिनिमम है। आपके पास भाई ज़्यादा घंटे हैं, आप ज़्यादा किसी दिन पढ़ पा रहे हो, आपको और आपके अंदर मोटिवेशन है, आपको करना ही करना है, इस बार रैंक अच्छी लानी ही लानी है। आरओ या यूपीपीसीएस में आपने जो सपना देख लिया है कि भाई मुझे तो सचिवालय में बैठना ही बैठना है, मुझे तो यूपीपीसीएस में आना ही आना है, करनी ही है मुरादाबाद में मुझे ट्रेनिंग पुलिस में, तो फिर इतना आपको करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा भी स्ट्रेच करना पड़ेगा। इसके अलावा डेली 2 से 3 घंटे का रिवीजन मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब ये जो प्लान है इसको ध्यान से समझ लो। 20 अप्रैल से ये शुरू होगा, 20 जुलाई तक का टाइम आपको मेंस को देना है। चाहे आप आरओ का टारगेट करके चलो, चाहे यूपीपीसीएस का टारगेट करके चलो, चाहे दोनों एग्जाम का टारगेट करके चलो। ये मैंने एक मोटा रखा है कि 3 महीने कम से कम आपको देना है, ये मतलब चलेगा ही चलेगा। इसके बाद में फिर थोड़ा सा प्री ओरिएंटेड भी हो जाओगे, लेकिन ये 3 महीने गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसमें मेंस को जितना तैयार कर सकते हो कर लो। इसके बाद से चीज़ें उतना मेंस ओरिएंटेड नहीं रहेंगी, थोड़ा बहुत साथ में चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन ये 3 महीने मेंस का चलेगा ही चलेगा। अब इसमें 21 जुलाई से 30 सितंबर तक का जो टाइम होगा वो सिर्फ आपका पूरा प्रीलिम्स ओरिएंटेड रहेगा। थोड़ा बहुत जिसके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा वो मेंस का करेगा, लेकिन बाकी लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर आपका सिर पर यूपीपीसीएस आरओ का एग्जाम कहीं ना कहीं लगा होगा। तो इसलिए 20 अप्रैल से 20 जुलाई 3 महीने मेंस, 21 जुलाई से 30 सितंबर प्रीलिम्स, और 1 अक्टूबर से दोनों प्रीलिम्स तक आपको सिर्फ और सिर्फ प्री का ही चलेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मतलब ऑब्वियसली पहले से ही आप शुरू कर दोगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि 1 अक्टूबर से तो आपका एग्जाम कभी भी पड़े, चाहे आपका 6 अक्टूबर को यूपीपीसीएस पड़े, 10 नवंबर को आपका आरओ पड़े, जब भी पड़े, जो भी एग्जाम पड़े, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आगे पीछे अगर 1-2 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन ऊपर नीचे कोई भी एग्जाम होता है तो वो मतलब मैनेज कर लेना, उतना कोई वो नहीं है। मोटा गेम बस इतना है कि 3 महीने यहाँ से पहले आपको भी मेंस करना है, उसके बाद फिर आपको पूरा प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाना है। फिर मेंस का उतना ज़्यादा लोड नहीं लेना है, तो इधर बीच मेंस को तैयार कर लो और बाकी साथ में प्रीलिम्स को तैयार होता ही रहेगा, और फिर आगे आपका प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाओगे तो आपका कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें मैनेज भी हो जाएंगी और दोनों एग्जाम भी आपके टारगेट हो जाएंगे। अब इसके आगे की जो चीज़ें हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगा, क्योंकि ये 23-24 मिनट का वीडियो हो गया है। आधे लोग की तो इसी में जान निकल जाएगी कि भाई इतना लंबा वीडियो को बना दिया। तो अब
RO का प्री और मेंस का और यूपीपीसीएस प्री और मेंस का, उसका इन डेप्थ और जो चीज़ें होती हैं कि कैसे किस पेपर को किस तरह से डिफ्रेंशिएट करना है, कौन सा पेपर पहले तैयार करना चाहिए, किसको पहले तैयार करने में नुकसान है, कौन सी चीज़ें ओवरलैप करती हैं, RO मेंस का गेम क्या है, कौन सी चीज़ें उसमें शॉर्ट अभी तैयार कर लेने से आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल सकते हो, अपने रेस में आगे निकल सकते हो। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। एक आपका जो लगातार डर बना हुआ था, भय बना हुआ था कि कैसे शुरू करें चीज़ों को लेकर के, और प्री और मेंस को किस तरह से मैनेज करें कि कोई भी चीज़ लैक ना करे, तो वो सारी चीज़ों में आपको हेल्प मिली होगी। पहली बार अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच यार। और बाकी अपने जो भी आपके इनपुट हो, जो भी आप चीज़ें शेयर करना चाहें, जो भी आपके डाउट हो, वो कमेंट सेक्शन में विदाउट एनी हेजिटेशन शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।